like my videos, please subscribe to my channel and please press the bell icon ताकि आपको पता चल सके कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आ गई है। और ज्यादा सीखने के लिए और अपने लिए कोई रिलेटेड वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखिए। हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हमें बताया जाता है कि नक्षत्र किसी भी कुंडली में बहुत अहम होते हैं और नक्षत्र कुंडली का डीएनए होते हैं, और जब हम गहराई से देखते हैं तो ये हमें राशियों की ऊर्जाओं की असली अभिव्यक्ति और सबसे ताकतवर अभिव्यक्ति दिखाते हैं। क्योंकि आखिर राशि का ठीक मध्य बिंदु कहाँ होता है, यही लग्न की डिग्रियां होती है, और ग्रह किन किन नक्षत्रों में रखे हैं ये कुंडली की मार्गदर्शक ऊर्जाएं होती हैं। सबसे अहम तो बेशक चंद्र नक्षत्र होता है, क्योंकि चंद्र जिधर रखा होता है वो नक्षत्र पूरी कुंडली का मार्गदर्शक नक्षत्र बन जाता है, और जिस नक्षत्र में चंद्र रखा हो उस नक्षत्र का स्वामी ही वो होता है जो इंसान के जन्म के बाद पहली दशा चलाता है। तो नक्षत्र इंसान की जिंदगी में बहुत बहुत अहम होते हैं। अब सवाल ये है कि हम नक्षत्रों और दूसरे नक्षत्रों को क्यों देखते हैं। वो सबसे असरदार नक्षत्र जो पृष्ठभूमि में काम करता है और पूरी कुंडली के सबसे तगड़े नतीजे देता है। यहाँ हम पूरी कुंडली की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेसमेंट की नहीं। तो अगर मैं पूरी कुंडली देखूं तो क्या एक ऐसा नक्षत्र निकलता है जो सबसे ज्यादा असरदार होता है, और उसे हम कैसे ढूंढें। अब नंबर यानी अंक कुंडली में बहुत अहम होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव का नुकसान या चुनौतियां और मुश्किलें देता है। किसी भी भाव से दूसरा भाव उस भाव की कमाई होता है। 11वां भाव उस भाव की आकांक्षा होती है। 5वां और 9वां भाव उस भाव के लाभ होते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से हम अंकों के नजरिए से देखते हैं कि नतीजे कैसे सामने आते हैं, और यही वजह है कि लग्न से छठा, 8वां और 12वां भाव दुष्ट स्थान कहलाते हैं। लेकिन किसी भी भाव के लिए छठा, 8वां और 12वां भाव उस भाव के लिए चुनौती बन जाते हैं। तो दूसरे भाव के लिए ये छठा, 8वां और 12वां भाव 7वां, 9वां और स्वयं लग्न होता है। तो इस तरह आप देखिए, इस तरह कुंडली में नतीजे बनते हैं। तो अगर अंक बहुत अहम है तो अंक उस सबसे असरदार या प्रमुख नक्षत्र में कैसे योगदान देते हैं जो पृष्ठभूमि में काम करता है और इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति बनता है। इसका राज ये है कि नक्षत्रों की ताकत को कैसे समझा जाए। सबसे पहले आपको देखना है कि कुंडली में कौन कौन से नक्षत्र मौजूद है, मतलब लग्न का कौन सा नक्षत्र है और बाकी 9 ग्रहीय संस्थाओं के कौन से नक्षत्र हैं। तो पहले ये पता करें कि लग्न का नक्षत्र क्या है, यानी लग्न की जो स्पेसिफिक डिग्री है वो भी बताएगी कि वो डिग्री किस नक्षत्र में पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 14वीं या 15वीं डिग्री पर है तो आप मूल नक्षत्र में पड़ेंगे। तो अगर लग्न कर्क है और लग्न 14-15 या 16 डिग्री पर है तो लग्न का नक्षत्र मूल हो गया। फिर बाकी ग्रह कहाँ रखे हैं, तो दोनों प्रकाशक सूर्य और चंद्र कहाँ रखे हैं। फिर बाकी 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि कहाँ रखे हैं, और राहु केतु कहाँ रखे हैं मिसाल के तौर पर। तो इन 9 संस्थाओं और लग्न के आधार पर हर एक किसी न किसी नक्षत्र में होता है। तो लग्न किसी नक्षत्र में होगा, सूर्य किसी नक्षत्र में होगा, चंद्र किसी नक्षत्र में होगा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि ये सब अलग अलग नक्षत्रों में होंगे। फिर आप देखते हैं कि उस नक्षत्र का नंबर क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर लग्न मेष है और मेष में 10 डिग्री पर है तो 10वीं डिग्री अश्विनी नक्षत्र में पड़ती है। तो लग्न अश्विनी नक्षत्र में पड़ा, यानी अश्विनी नक्षत्र लग्न पर है। अब अश्विनी नक्षत्र का नंबर क्या है। अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र का पहला नक्षत्र है, तो नंबर 1 बहुत अहम हो जाता है। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में ही है लेकिन 20 से 26 डिग्री के बीच में है, तो सूर्य भरणी नक्षत्र में पड़ेगा जो राशि चक्र का दूसरा नक्षत्र है। और इस तरह अगर आप सभी नक्षत्रों को देखें, ग्रह जिन जिन नक्षत्रों में रखे हैं उनमें से हर एक का कोई नंबर होता है। तो अश्विनी नंबर 1, भरणी नंबर 2, कृत्तिका नंबर 3, मघा नंबर 10, धनिष्ठा मैं समझता हूँ 23 है, मूल 19 है, इत्यादि।
तो फिर आप क्या करते हैं, आप लग्न के नक्षत्र का नंबर लेते हैं और हर ग्रहीय संस्था के नक्षत्र का नंबर लेते हैं। तो अगर लग्न मेष में 10 डिग्री पर है, मतलब अश्विनी नक्षत्र में, तो आप नक्षत्र नंबर लेंगे जो 1 है। फिर अगर सूर्य दूसरे नक्षत्र भरणी में है तो आप नंबर 2 लेंगे। तो जो भी नक्षत्र का नंबर हो, आप हर ग्रहीय संस्था के लिए लेते हैं और सबको जोड़ते हैं, फिर आपको 1 नंबर मिलता है। आप तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक आपको 27 से कम नंबर न मिल जाए। तो जब आप नंबर जोड़ते हैं और आपको 27 से कम नंबर मिलता है तो रुक जाते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। तो अगर सब नंबर जोड़ने पर 32, 30 या 40 या कुछ भी आता है, तो जो भी नंबर आए उन्हें फिर से जोड़ते हैं। अगर 27 से ज्यादा है तो दोबारा जोड़ते हैं जब तक 27 या उससे कम ना आ जाए। वही इंसान की कुंडली के सबसे असरदार नक्षत्र का नंबर बन जाता है। तो जब आप सबको जोड़ते हैं तो मान लीजिए आपको 93 मिलता है, तो 93 27 से बड़ा है। फिर 93 को दोबारा जोड़ते हैं, 9 जमा 3 होता है 12, तो 12वां नंबर नक्षत्र राशि चक्र का 12वां नक्षत्र है। वो है उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तरा फाल्गुनी वो नक्षत्र है जो सिंह राशि में पड़ता है। तो सिंह की ऊर्जाएं वहां होती है, और आप पाएंगे कि सिंह की ऊर्जाएं या सिंह राशि, सूर्य, नक्षत्रों की खूबियां उस इंसान का मार्गदर्शन करेंगी या वो इंसान के लिए सबसे असरदार नक्षत्र बनेगी। और कई बार जब भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौतियां आती है, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें या सबसे बड़ी सफलता, तब वो नक्षत्र बहुत बहुत अहम हो जाता है। उस नक्षत्र की ऊर्जाएं बहुत अहम हो जाती हैं। तो अगर इंसान का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी निकलता है तो सिंह राशि की ऊर्जाएं, सूर्य की ऊर्जाएं, जिस राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है और उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी और उसकी प्लेसमेंट मार्गदर्शक फैक्टर बन जाएगा, सबसे अहम फैक्टर बन जाएगा। मार्गदर्शक फैक्टर तो फिर भी चंद्र नक्षत्र ही होगा, लेकिन सबसे अहम फैक्टर जो बार बार अपने आप को दिखाता है और इंसान की जिंदगी को बहुत गहरे से प्रभावित करता है, वो नक्षत्र होगा जो सारे नक्षत्र नंबर जोड़ने के बाद आपको अंत में मिलता है। तो चलिए एक शख्स की मिसाल लेते हैं जो भारत के बहुत मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन है। वो अब रिटायर हो चुके हैं। वो क्रिकेट खेलते थे और उनका नाम MS धोनी या महेंद्र सिंह धोनी है। उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ये सबसे प्यारे और सबसे फॉलो किए जाने वाले खेलों में से एक है, कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप में, एशियाई उपमहाद्वीप में। और मैं MS धोनी की कुंडली उठाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उनकी कुंडली के कुल नक्षत्र क्या है, सारे नक्षत्रों को मिलाकर उनका अंतिम नक्षत्र क्या है, सबसे प्रमुख नक्षत्र क्या है, और उसने उनकी जिंदगी को कैसे असर किया है। तो चलिए पहले MS धोनी की कुंडली की मिसाल लेते हैं, फिर एक और कुंडली भी लेंगे। अब ये है महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी की कुंडली, जैसी इंटरनेट पर उपलब्ध है और ये सबसे मान्य कुंडलियों में से एक है, तो मैं इसे मिसाल के तौर पर ले रहा हूं। तो जब आप MS धोनी की कुंडली देखते हैं, ये लग्न कुंडली है और ये नवांश कुंडली है, और ये है लग्न, सूर्य और दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट उनकी कुंडली में। अब जब आप हर नक्षत्र की ऊर्जाएं देखते हैं, मिसाल के तौर पर लग्न कन्या राशि में है और हस्त नक्षत्र के अधीन है। अब सूर्य मिथुन में है और पुनर्वसु नक्षत्र में, चंद्र कन्या में है और उत्तरा फाल्गुनी के अधीन, मंगल वृषभ में है और मृगशिरा के अधीन। तो जब आप हर एक को देखते हैं, मिसाल के तौर पर लग्न कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में है, हस्त का नंबर क्या है? हस्त का नंबर 13 है। तो आप वो नंबर पहले नंबर के तौर पर लेते हैं। फिर सूर्य मिथुन में पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु का नंबर क्या है? पुनर्वसु का नंबर 7 है, तो आप वो लेते हैं। फिर आप चंद्र पर जाते हैं, चंद्र कन्या में उत्तरा फाल्गुनी में है, उत्तरा फाल्गुनी का नंबर क्या है? उत्तरा फाल्गुनी का नंबर 12 है। तो जब आप ये सब जोड़ते हैं, लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु तक, ये 9 संस्थाएं और ये सब नक्षत्र ऊर्जाएं हस्त, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी से लेकर केतु तक जो उत्तराषाढ़ा में है, जब आप ये सारे नंबर जोड़ते हैं तो आपको 104 नंबर मिलता है,
और जब 104 को जोड़ते हैं तो आपको अंतिम नंबर क्या मिलता है? 27 से कम आपको नंबर 5 मिलता है। नंबर 5 कौन सा नक्षत्र है? वो है मृगशिरा नक्षत्र। अब मृगशिरा का स्वामी कौन सा ग्रह है? मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल भी स्पोर्ट्स पर्सन का कारक होता है। अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स पर्सन, सबसे सफल स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे तो आपको बहुत तगड़ा मंगल मिलेगा। और उन्हें मंगल चाहिए क्योंकि उन्हें कम्पीट करना होता है, उन्हें लड़ना होता है, उन्हें गोल ओरिएंटेड होना पड़ता है। और MS धोनी की कुल मिलाकर अंतिम नक्षत्र ऊर्जा मृगशिरा की है, जिसका स्वामी मंगल है। और अगर आप MS धोनी की जिंदगी देखें तो आप पाएंगे कि वो शुरू से ही एक फाइटर रहे हैं। भारत के एक छोटे से राज्य झारखंड से, मैं समझता हूँ वो उस राज्य से आते हैं, बहुत छोटा सा राज्य, बस टिकट कलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। वहां से उठे, रैंकों में ऊपर आए, पाकिस्तान, भारत के पुराने राइवल के खिलाफ बड़ा सेंचुरी लगाया, जहां शोएब अख्तर ने उन्हें स्लेज किया। बॉडी पर कई बार चोट लगी, फिर भी ऊपर रहे, सेंचुरी लगाई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मंगल क्या है? मंगल लक्ष्य को पूरा करने के बारे में है। मंगल फिनिशर है, वो खत्म करता है, लक्ष्य हासिल करता है। और अगर आप MS धोनी को देखें तो MS धोनी गेम के बड़े फिनिशरों में से एक माने जाते हैं, मतलब वो आखिर तक टिकते हैं। ज्यादातर मामलों में 10 में से 9 बार। अगर बहुत मुश्किल हालात हो, मुश्किल लक्ष्य हो जहां आखिरी ओवर में बहुत रन बनाने हो, तो आप MS धोनी पर भरोसा करते हैं। आप अपनी जान पर MS धोनी पर भरोसा करते हैं। और तब भी वो विकेट कीपर थे। आप देखते कि वो फाइटर थे, बहुत शार्प थे और विपक्षी बल्लेबाज को आउट करने के मौके तलाशते थे। अब मृगशिरा नक्षत्र 2 राशियों में पड़ता है, आधा वृषभ में जिसका स्वामी शुक्र है और आधा मिथुन में जिसका स्वामी बुध है। और अगर आप दोनों की ऊर्जाएं देखें तो पाएंगे MS धोनी की जिंदगी इन 2 राशियों से गाइड हुई। वृषभ बहुत ताकतवर राशि है, पृथ्वी तत्व, बहुत स्थिर, अपनी मर्जी से कुछ पाने के लिए अक्खड़ रहने वाली और बहुत मटीरियलिस्टिक। और उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया। एक वक्त था जब वो भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन थे और दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले या टॉप स्पोर्ट्स पर्सन में से एक थे। और शुक्र उनका मार्गदर्शक कारक है। शुक्र रैग्स टू रिचेस की कहानी भी है। दूसरी ऊर्जा जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होती है वो है बहुत मजबूत विश्लेषणात्मक ऊर्जा, और मृगशिरा मिथुन राशि में भी पड़ता है जिसका स्वामी बुध है। उनमें ये भी मजबूत एनालिटिकल स्किल थी कि कैलकुलेट कर सके कि आखिरी ओवर तक उन्हें कितने रन चाहिए, और फिर धमाकेदार अंदाज में आखिरी ओवरों में आक्रामक होते थे और फिर अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए काम खत्म करते थे। तो ये है मृगशिरा की ऊर्जा जिसका स्वामी मंगल है। बहुत तगड़ी स्पोर्ट्समैन जैसी ऊर्जा, गोल ओरिएंटेड ऊर्जा, फिनिशर ऊर्जा, किसी भी विपक्षी को देखते हुए, किसी भी लक्ष्य को देखते हुए काम पूरा करने की। और यही MS धोनी की कुल नक्षत्र ऊर्जा या सबसे प्रमुख ऊर्जा जो मृगशिरा के अधीन है, उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं में सामने आए। अब जब हम ये कुंडली देखते हैं कि शुक्र कहाँ रखा है। आप पाएंगे कि शुक्र 11वें भाव में रखा है। 11वां भाव क्या दर्शाता है? 11वां भाव जनता से जुड़ाव, जनता में उपलब्धि, जनता से स्वीकारोक्ति और जनता का लाडला बनने का भाव होता है। और शुक्र राहु के साथ रखा है। राहु अचानक लाभ, अचानक उत्थान देता है। और उनका सबसे बड़ा उत्थान राहु की दशा में रहा 2002 से 2020 तक, जब उन्होंने स्पोर्ट से रिटायरमेंट लिया। 2020 के अंदर ही उनका राहु दशा में बहुत उत्थान हुआ और उन्होंने खत्म किया, और उन्होंने राहु दशा में ही गेम से रिटायरमेंट लिया। तो पिछले 18 साल उनके लिए असाधारण रहे हैं। उन्होंने हर ट्रॉफी जीती है जो क्रिकेट का खेल उन्हें दे सकता था। वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप से लेकर T20 तक, एशियन ट्रॉफी तक, आप नाम लीजिए, उन्होंने हर ट्रॉफी जीती है। ढेर सारे IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, जहां विदेशी खिलाड़ी आते हैं और टीमें बनाकर आपस में खेलते हैं, वो भी कई बार IPL जीत चुके हैं।
और वो चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सबसे ताकतवर घटक के रूप में देखे जाते थे जिसके लिए वो खेलते थे। तो MS धोनी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है जो मृगशिरा की ऊर्जाओं को बयान करते हैं। और उनका मंगल कहाँ रखा है? उनका मंगल वृषभ राशि में रखा है, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र का हिस्सा भी शामिल है। और उनका बुध कहाँ है? उनका बुध ठीक मिथुन राशि में 10वें भाव में सूर्य के साथ है। तो बुध की ऊर्जाएं 10वें भाव पर राज करती हैं, मिथुन राशि जो मृगशिरा नक्षत्र है। और उनका मंगल और बुध दोनों कहाँ रखे हैं? दोनों मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल वृषभ राशि में रखा है लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरणों में, और बुध 10वें भाव में मृगशिरा नक्षत्र के अगले 2 चरणों में रखा है। तो मंगल और बुध दोनों उनकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में रखे हैं, और उनकी कुल मार्गदर्शक ऊर्जाएं, सारी ऊर्जाएं मिलकर मृगशिरा की है, जिसका स्वामी मंगल है। और मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ और मिथुन के घटक हैं जो शुक्र और बुध है, और उनकी कुंडली में मंगल और बुध दोनों मृगशिरा नक्षत्र में रखे हैं। इससे ज्यादा करीबी रिश्ता हो सकता है। और उनका शुक्र कहाँ रखा है? उनका शुक्र 11वें भाव में जन्म नाम और शोहरत के भाव में है। मंगल 9वें भाव में है। 9वां भाव यात्रा का भाव है। तो आप दुनिया भर में यात्रा करते हैं और अलग अलग संस्कृतियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो मंगल 9वें भाव में विरोधियों के खिलाफ जीत रहा है, यानी वो दुनिया भर में यात्रा करके विरोधियों को हराने गए। और 9वां भाव अलग अलग संस्कृतियों का भी भाव है, बात करना, व्यवहार करना और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से प्रतिस्पर्धा करना, जिसे 9वां भाव दर्शाता है। और तो मंगल 9वें भाव में होने का मतलब वो दुनिया भर में यात्रा करते थे, जिसे 9वां भाव दर्शाता है। और उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों के लोगों, अलग अलग टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, और मंगल होने की वजह से वो ऊपर रहे। और वृषभ राशि में होने की वजह से उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया। वृषभ के दोहरे स्वामी शुक्र के राहु के साथ होने की वजह से तो राहु दशा में उन्हें गहरी शोहरत मिली। तो यह मृगशिरा नक्षत्र की कुल ऊर्जाओं और MS धोनी के शोहरत पर चढ़ने के बीच बहुत ही तगड़ा, बहुत ही करीबी रिश्ता है। चलिए एक और शख्स की मिसाल लेते हैं, बराक ओबामा, जो करीब 4 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करके निकले थे। और उनकी कुंडली देखते हैं। अब बराक ओबामा की सार्वजनिक कुंडली के मुताबिक लग्न मकर में धनिष्ठा नक्षत्र में है, सूर्य कर्क में आश्लेषा में है, चंद्र वृषभ में रोहिणी में है, मंगल सिंह में उत्तरा फाल्गुनी में है, बुध कर्क में पुष्य में है, गुरु वक्री मकर में उत्तराषाढ़ा में है, शुक्र मिथुन में आर्द्रा में है, शनि वक्री मकर में उत्तराषाढ़ा में है, राहु सिंह में मघा में है, और केतु कुंभ में धनिष्ठा में है। तो जब आप इनमें से हर नक्षत्र के नंबर जोड़ते हैं, जो नंबर हर नक्षत्र दर्शाता है उसे देखते हुए, और जब आप सबको जोड़ते हैं तो आपको 137 नंबर मिलता है, जो 27 से बड़ा है। और फिर जब आप 7, 3 और 1 नंबर जोड़ते हैं तो फिर आपको 11 नंबर मिलता है, 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। अब पूर्वा फाल्गुनी क्या है? पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र है, ये सिंह राशि में आता है। अब सिंह नेतृत्व को दर्शाता है। सिंह का स्वामी सूर्य है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। पूर्वा फाल्गुनी का पहला चरण सिंह के नवांश में होता है और इसीलिए वो एक नेता बने, विश्व नेता, जो नक्षत्र की ऊर्जाएं और पहले चरण की ऊर्जाएं दोनों उन्हें मिली। शुक्र अचानक उत्थान, रैग्स टू रिचेस भी है। तो उनकी परवरिश पहले इंडोनेशिया में हुई, वो बहुत संपन्न नहीं थे। फिर अमेरिका आए, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और फिर सेनेटर बने और आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन अब वो अपनी किताबें, अपने संस्मरण लेकर आए हैं और उनकी लाखों कॉपियां बिक रही हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, अब भी लाखों डॉलर अपने सार्वजनिक भाषणों, अपनी किताबों से कमा रहे हैं। तो शुक्र के स्वामित्व की वजह से रैग्स टू रिचेस की कहानी भी वहां है, जो हमने MS धोनी की कुंडली में भी देखी थी। अब ओबामा की कुंडली देखते हैं। उनका सूर्य कहाँ रखा है? उनका सूर्य 7वें भाव में रखा है, जो बाकी सबको, सब लोगों को दर्शाता है। और सिंह राशि किस भाव पर राज करती है?
सिंह राशि 8वें भाव पर राज करती है, जहां राहु और मंगल दोनों रखे हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है। सिंह राशि उनका 8वां भाव है, जो अचानक उत्थान दिखाता है। राहु और मंगल दोनों 8वें भाव में रखे हैं, और हमने MS धोनी की मिसाल में भी देखा कि राहु ने उनकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई। और बराक ओबामा की कुंडली में राहु और मंगल दोनों सिंह राशि के 8वें भाव में साथ साथ रखे हैं। मंगल लड़ाका भी है, सारी बाधाओं, सारी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए आगे बढ़ने वाला और जीतने वाला। और तो बराक ओबामा की जिंदगी में अचानक उत्थान, वो एक सेनेटर थे लेकिन बहुत मान्य राजनीतिज्ञ नहीं थे, और एक अश्वेत व्यक्ति होने के नाते और बहुत ही साधारण शुरुआत से उठकर सारी बाधाओं को पार करना, यहाँ तक कि उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विवाद था, और एक अश्वेत व्यक्ति होने के नाते ये विवाद भी था कि वो मुसलमान हो सकते हैं और वगैरह। लेकिन आखिरकार राहु और मंगल की ऊर्जाओं के साथ सिंह राशि में और सूर्य के 7वें भाव में सब लोगों के भाव में होने की वजह से वो अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता, कर्क राशि में मजबूत प्रभाव डालने की क्षमता, जिसका मतलब पोषण करना, सहारा देना के साथ एक बहुत गहरा प्रभाव रखने में सफल रहे। तो वो एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आए जो बदलाव लेकर आए। हाँ, हम बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने बदलाव लाने की, सबसे निचले और गरीब और वंचित लोगों का पोषण करने की ऊर्जा लाए। और गरीब और जो लोग महसूस करते थे कि बराक ओबामा के उत्थान से उनका अपना उत्थान होगा, इसलिए वो जीते। क्योंकि शनि और गुरु दोनों लग्न में है, और शनि और गुरु दोनों लग्न में होने की वजह से वो बहुत ही समझदार शख्स लगते थे। वो बहुत ही संतुलित शख्स थे और उन्होंने सारी शंकाओं के बावजूद जीत हासिल की। लेकिन वापस नक्षत्र पर आते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिसका स्वामी शुक्र है। ये शुक्र कहाँ रखा है? उनका शुक्र 6ठे भाव में रखा है। 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का भाव है। और 6ठे भाव का स्वामी कहाँ रखा है? 6ठे भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ 7वें भाव में रखा है। तो अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करके वो सारी प्रतिस्पर्धा को पार करने और सूर्य की तरह चमकने में सफल रहे। राहु और मंगल की ऊर्जाएं उनकी पीठ थामे हुए थीं। पूर्वा फाल्गुनी की मूल ऊर्जाएं आधार ऊर्जा के रूप में थीं, और शुक्र ने उन्हें नाम, शोहरत और प्रशंसा भी दी। शुक्र किन भावों का स्वामी है? शुक्र 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। मकर लग्न वाले जातक के लिए शुक्र सबसे ताकतवर योग कारक होता है, जो बराक ओबामा है, और 5वें भाव का स्वामी होने के नाते, जो 10वें भाव से 8वां भाव है, बड़े जोखिम लेने का भाव, और शुक्र 10वें भाव का भी स्वामी है। तो उनका करियर शुक्र द्वारा मार्गदर्शित रहा है। शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह की ऊर्जाएं हैं और सूर्य के अधीन है, और सूर्य की राशि में राहु और मंगल रखे हैं। इससे ज्यादा करीबी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? तो दोस्तों देखिए, आप ढेर सारी मिसालें ले सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक हस्ती की कुंडली लीजिए, सभी नक्षत्रों के नंबर जोड़िए, और एक बार नंबर मिल जाए तो अगर नंबर 27 से बड़ा है तो दोबारा नंबर जोड़िए और अंतिम नंबर पाइए। जो भी 27 से कम हो, उस नक्षत्र के नंबर को देखिए। फिर देखिए कि उस नक्षत्र की ऊर्जाएं क्या है। फिर देखिए नक्षत्र के स्वामी को, नक्षत्र का स्वामी कुंडली में कहाँ रखा है, नक्षत्र किस राशि में आता है, उस राशि का स्वामी कहाँ रखा है। फिर आप सब कुछ जोड़ पाएंगे और वो बहुत ही तगड़े तौर पर कुंडली की सबसे प्रमुख नक्षत्र ऊर्जा के रूप में सामने आएगा। अपनी कुंडली देखिए, अपने करीबियों की कुंडली देखिए, और फिर मेरे पास नीचे कमेंट में वापस आए कि आप नतीजों को कितना करीब ला पाए। और आप हैरान होंगे कि ये सारे नंबर कितने तगड़े जुड़ते हैं। लग्न और बाकी 9 ग्रहीय संस्थाओं के साथ सारे नक्षत्र नंबर जुड़ते हैं, और वो हम सब की जिंदगी में सबसे प्रमुख नक्षत्र ऊर्जाएं बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहीं छोड़ता हूं कि आप अपनी और दूसरों की कुंडलियों में झांकिए और अपने कमेंट्स के साथ वापस आइए और मुझे बताइए कि आप अपनी नक्षत्र ऊर्जाओं के बारे में क्या महसूस करते हैं। उन्होंने आपकी जिंदगी में कैसे अभिव्यक्ति पाए, उन्होंने आपका मार्गदर्शन कैसे किया, और वो कैसे प्रमुखता से अपनी मौजूदगी दिखाने में सफल रहीं, और वहां से आगे बढ़िए। तो दोस्त,
ये वीडियो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कीजिए। किसी और वीडियो के साथ अगली बार तक, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।